Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to deliver a lecture regarding how to attempt or how to get a 90 plus percentage in your HSC Part 1 and HSC Part 2 examination. तो आज जो है वो एक वीडियो आपके सामने में लेकर आए हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो अभी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं ऑल ओवर द सिंध। तो उसमें आप किस तरह से जो है वो मार्क्स गेट कर सकते हैं मैक्सिमम, और क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है इसके अंदर। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आज मैं जो है वो डिस्कस करूँगा और आई होप सो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट करना चाहते हैं अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में। तो मेरा नाम है इंजीनियर नसीम जुल्फ़िकार, और मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल अगर आप जानना चाहें तो दिस इज़ माई मोबाइल नंबर और दिस इज़ माई ईमेल आईडी फॉर एनी फर्दर क्वेरीज। और मैंने बीई किया है केमिकल इंजीनियरिंग में दाऊद यूनिवर्सिटी से, और मैंने एमएस किया एनवायरमेंटल साइंसेज में SMIU से। एज अ प्रिंसिपल I was working at DIL Girls College, and nowadays I am working as a teacher in Dubai Ilm Coaching Center, which are having the 3 campuses in Gulshan Iqbal, North Karachi and Orange Town. And basically I am a teacher of chemistry and English, and in this lecture I will discuss everything about these two topics, these 2 chapters, like how to get full marks in chemistry and English. तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड टाइप। कि ये जो मॉडल पेपर है या जो पैटर्न है उसको समझना क्यों ज़रूरी है। तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो 5 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो इससे मदद मिलती है कि आप जो है प्रिपेयर करें, प्लान करें और एग्जीक्यूट करें अपने स्ट्रेटजीज को अपने टाइम पर, और इससे स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी उनका आइडिया होता है कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन आपके जनरेट करेंगे। और अगर आपको पहले से पेपर पैटर्न के बारे में पता होगा तो एग्जाम डे पर जो प्रेशर आपका होगा वो रिड्यूस रहेगा, और टीचर्स भी स्टूडेंट्स को उसकी के अकॉर्डिंग तैयारी करवा सकेंगे। और टाइम मैनेजमेंट करने में भी मदद मिलेगी अगर आपको पेपर पैटर्न के बारे में आइडिया हो। तो दैट्स वाई पेपर पैटर्न का समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि पेपर में जाने से पहले कि आखिरकार केमिस्ट्री और इंग्लिश का पैटर्न फर्स्ट और सेकेंड ईयर का आएगा किस तरह। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑल नो। तो देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम 2022 में इस बार जो एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसमें MCQs हमारे पास 40% आने वाले हैं, और 40% शॉर्ट क्वेश्चंस, और सेक्शन C जो आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन वो 20% आने वाला है। तो ये स्कीम है न्यू मॉडल पेपर जो बनाया गया उसके हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को डील कर लेता हूँ, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसमें सेक्शन A में 40% MCQs होंगे। तो 40% MCQs से हमारा 33 मार्क्स के 33 MCQs जो है वो पूछे जाएंगे। हर MCQs 1 नंबर का होता है, तो 33 नंबर आपके यहाँ बन गए। सेक्शन B 32 मार्क्स का होगा। इसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसमें से 8 के आंसर्स आपको जो है वो देने हैं, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 32 मार्क्स का आपका सेक्शन B हो गया। फिर सेक्शन C 20 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे लॉन्ग, इसमें 2 आपको करने होंगे, और ये A B करके आएंगे। मीन्स A B करके आप दोनों करेंगे तो फिर एक आपका क्वेश्चन बनेगा, फिर आप A B करके करेंगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन बनेगा। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो 10 + 10 = 20 मार्क्स। तो इस तरह से ओवरऑल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपको जो है वो 33 MCQs करने हैं। सेक्शन B में 30 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। और सेक्शन C में 3 में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन का के जो है वो 10 मार्क्स हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपका A और B करके आपके पास आएगा। ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की, तो उसमें भी सेम वही 40% MCQs हैं, जिसमें से आधे MCQs ऑर्गेनिक के पूछे जाएंगे और आधे इनऑर्गेनिक पोर्शंस के किए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पोर्शन हमारा चैप्टर 1 से लेकर 5 तक ये हमारा जो है वो ऑर्गेनिक पोर्शन जिसमें बन रहा होता है इसके अंदर, और 5 के साथ चैप्टर 11 भी होता है, और चैप्टर 6 से लेकर 10 तक पहला वाला इनऑर्गेनिक बन रहा होता है, और 6 से 10 तक हमारा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पोर्शन बना रहा होता है। तो इस लिहाज से इसके MCQs भी 50-50% आते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से, और सेक्शन B और सेक्शन C में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के पोर्शन हमारे अलग हुए होते हैं। सेक्शन B में आपके 32 मार्क्स का है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2 पोर्शन बने होते हैं। इनऑर्गेनिक में 7 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 16 मार्क्स का ये हो गया।
ऑर्गेनिक में भी सेम ऐसा ही है, 7 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 4 करने होते हैं, हर सवाल 4 नंबर का, तो 16 नंबर आपके यहाँ हो गए। तो 16 और 16 32 नंबर का आपका 32 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया। फिर आपका जो सेक्शन सी आपके पास होता है वो आपके पास 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से इनऑर्गेनिक में 2 में से 1 क्वेश्चन करने होते हैं 10 नंबर के, और ऑर्गेनिक में भी आपको 2 में से 1 क्वेश्चन करने होते हैं 10 नंबर के। अब इसके अंदर अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इसलिए अगर आप इसके अंदर अटैम्प्ट कर लें, अगर आप जो है चैप्टर 3 से फॉर्मूले वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें जो बॉक्स वाला होता है, और उसके अलावा आप IUPAC कर लें इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की, इस तरह से आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें, इससे ग्रुप पीरियड किस तरह मालूम करते हैं, और एक सवाल अगर आप इसे रीजंस का कर लें तो आपका क्या होगा कि सारे 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से इजीली निकल जाएंगे। इस तरह ऑर्गेनिक के अंदर अगर आप 4 क्वेश्चन निकालना चाहते हैं शॉर्ट से, तो इसमें एक तो नोमेनक्लेचर ही हो गया, IUPAC वहाँ से कर लें, एक क्वेश्चन डेफिनेशन का आता है वो कर लें आप, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ किससे हो गए। इस तरह से आप के 2 क्वेश्चन करने के बाद एक मैकेनिज्म्स होते हैं, रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शन का क्वेश्चन एक आप कर लें, और क्वेश्चन आप जो है वो डिस्टिंग्विश टेस्ट का आता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट का कर लें। इतना करने से आपका ऑर्गेनिक का शॉर्ट निकल जाता है। जहाँ तक इनऑर्गेनिक की एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसके अंदर इंडस्ट्रीज आएंगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में यहाँ पर बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस कर लें, इस तरह से ओसवाल्ड मेथड कर लें, ओसवाल्ड मेथड के अलावा आप इस तरह नेल्सन सेल कर लें, इस तरह से कास्टर-केल्नर सेल कर लें, और फाइनली एल्यूमिनियम और कॉपर की मेटलर्जी कर लें। एक सवाल आपका निकल जाएगा। ऑर्गेनिक के अंदर से अगर आप एक सवाल आपको निकालना चाहते हैं उसमें आप मैकेनिज्म कर लें डिफरेंट रिएक्शंस की, जैसे SN1 SN2 के मैकेनिज्म आप कर लें। इस तरह से आप जो है वो इसके अंदर आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक है, आइसोमेरिज्म उसका टॉपिक कर लें आइसोमेरिज्म का। और तीसरा जो है ना वो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कर लें, तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन निकल जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप एक और क्वेश्चन आप करना चाहते हैं ऑर्गेनिक से तो स्ट्रक्चर आप कर लें। स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज इथीन, इथाइन, इथेन, इनका स्ट्रक्चर कर लेंगे तो यहाँ से एक शॉर्ट और निकल सकता है। तो ये ओवरऑल आपका सेकेंडरी केमिस्ट्री का पोर्शन इस तरह से आपका डिजाइन है कि आप इजीली कुछ कुछ टॉपिक्स करके आप इसके मैक्सिमम मार्क्स 85 और 55 यहाँ पर आप गेट कर सकते हैं। बाकी MCQs के लिए मैंने जो है वो 400 MCQs के एक लेक्चर अपलोड किया है, उसको अगर आप देख लें, शायद मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे तो आपके ये MCQs का पोर्शन यहाँ से आपका निकल जाएगा होपफुली। इस तरह से सेक्शन इंग्लिश की बात करते हैं तो फर्स्ट इंग्लिश में 40 MCQs आएंगे आपके पास। वो MCQs आपके प्ले से आएंगे, इस तरह से वो प्ले आपके प्लेस के अलावा आपकी जो पोम की बुक है उससे आएंगे, और साथ में प्रोज से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 40 MCQs होंगे। सेक्शन बी में भी 40 मार्क्स हैं और 15 में से 10 सवाल आपको करने हैं, और 4 सब सेक्शन बने हुए हैं, हर सब सेक्शन से कम 2 सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। 4 सब सेक्शन इस तरह से कि प्रोज, पोएम, प्ले और ग्रामर। तो प्रोज में 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 2, पोएम में 4 में से 2, प्ले में 4 में से 2, इस तरह से ग्रामर से करना है। मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन है कि आप पोम से आप जो है ना 3 सवाल करें और प्ले से आप 3 सवाल करें, क्योंकि ये पोर्शन ईजी होता है। इस तरह से 6 सवाल होंगे, बाकी 2 सवाल आप प्रोज से कर लें और 2 सवाल आप ग्रामर से कर लें। ग्रामर में आप जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स और मैच द कॉलम, ये रिपीट होकर आ रहे हो तो ये कर लें। करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए आपको पूरा ग्रामर करना पड़ेगा, तो मेरे लिहाज से आप इसको लीव कर सकते हैं। तो आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ पे इजीली बन जाएंगे। इस तरह से ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है। और सेक्शन सी है डिटेल आंसर क्वेश्चन। इसके अंदर 20 मार्क्स होते हैं, 3 में से 2 सवाल करने हैं। पैराग्राफ, शॉर्ट स्टोरी में से, लेटर में से चॉइस होता है, और ट्रांसलेशन। मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि ट्रांसलेशन आप ना करें, इसके लिए आपको जो है वो दैट्स बात ग्रामर अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आपको मसला आएगा। तो आप पैराग्राफ कर लें, जिसमें से 2 पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PSL7 और कोरोना वायरस। इनमें से इंशाल्लाह एक 100% इनमें से एक आएगा, और साथ में लेटर या शॉर्ट स्टोरी में से कोई एक कर लें। वैसे आपकी मर्जी है, मैं शॉर्ट स्टोरी रिकमेंड नहीं करता, जो इसके नंबर कटते हैं इसके अंदर। आप लेटर कर सकते हैं, लेटर का पैटर्न जैसे याद कर लें कि लेटर नॉर्मल लिखा जाता है, एडिटर को उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न के लिहाज से आप अपने लिहाज से अलग अलग लेटर्स बना सकते हैं। सेकेंड इंग्लिश की बात करें अगर आप, सेम यही कि 40 MCQs यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है, 40 मार्क्स के। और वही जो आपके पास नॉवेल से और पोम से, और जो है वो तीसरी आपकी प्रोज बुक से यहाँ पर बनेगा ओवरऑल। और फिर सेक्शन बी में आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, वही 15 में से 10 करना है। तो सेम फर्स्ट वाला प्रोसीजर अपनाएंगे,
कि प्रोज में से 2 सवाल निकालेंगे, पोम और नॉवेल में से 3 निकालेंगे, और ग्रामर में से सिर्फ 2 सवाल करेंगे। इसमें से पेयर ऑफ वर्ड्स कर लेंगे और इडियम्स कर लेंगे, वर्ड मीनिंग छोड़ देंगे बिकॉज ये मुश्किल होता है और ये इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा याद करना पड़ेगा। सेक्शन सी में 3 में से 2 सवाल करने हैं। मैं कहता हूँ कि आप कॉम्प्रिहेंशन को लीव कर दें, जो कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादातर आपके पास में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन आता है और मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स आता है वो आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप फिर भी पैसेज करना चाहते हैं तो ये 2 चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लें, द वर्ल्ड सीट और रिफ्लेक्शंस ऑन वेरी बिगिनिंग ईस्ट, पैसेज इन्हीं में से आएगा। मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे करें PSL 7 और कोरोना वायरस पर, उसके अलावा आप नरेशन कर लें। नरेशन के 5 सेंटेंस दिए जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो आपके 100 मार्क्स का पेपर इस तरह से इंग्लिश में ओवरऑल निकल जाएगा। ठीक है, बाकी अब जब पेपर आपका स्टार्ट होगा, पेपर की टाइमिंग आप जानते हैं 9:30 to 12:30 कर दी गई है गर्मी की वजह से, तो अब 9:30 पे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो पेपर जैसे ही आपके हाथ में आए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ेंगे कि कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से करना है। उसके बाद देन स्किम द पेपर टू मेक श्योर यू हैव इट ऑल, मीन्स पेपर को आप ओवरऑल स्टार्ट टू एंड, स्किम का मतलब होता है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इसको पढ़ेंगे कि आपको पता लग जाए कि आपको पूरा पेपर आता है। फिर जब आपको आंसर स्क्रिप्ट मिलेगा, आंसर शीट जब आपको मिलेगी, तो आप उसमें इंफॉर्मेशन फिल करें, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो आंसर शीट में फिल करनी होती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाकर रखी है, लास्ट ईयर अपलोड की थी, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्या कीजिएगा कि उसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा किस तरह से फ्रंट पेज इंटर बोर्ड के पेपर का फिल किया जाता है ताकि उसमें गलती का इम्कान ना रहे। उसमें रोल नंबर, सेंटर का नाम, ETC ये सब चीज़ें लिखते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन है। अब पेपर स्टार्ट हो गया तो हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से किया जाएगा, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है बेस्ट रिजल्ट गेन करने के लिए। सबसे पहला तो क्वेश्चन पेपर को बहुत केयरफुली और बहुत अटेंशन के साथ पढ़ना है और स्टार्ट करना है उस सवाल के साथ जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, और शुरू के 15 मिनट बहुत इफेक्टिवली बड़े मौसर तरह से आप उसकी यूटिलाइज करें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करें और मुश्किल सवालों के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। शुरू के 15 मिनट्स आपको कॉन्फिडेंटली पेपर करना है और सबसे पहले वो चीज़ करनी है जो सबसे अच्छी आपको आती है। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, और अगर आपको सवाल टफ आ गया तो उसके बारे में बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि उसमें अगर आप परेशान होंगे तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो आपके उन क्वेश्चंस पर आएगा जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट ये है कि मेक श्योर योर स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। स्पीड को अपनी मेक श्योर करें आपके वो 3 आवर्स के लिहाज से आपकी स्पीड सही तो जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पेपर से पहले तक आपके पास वक्त ही ना बचे। साथ में एक्यूरेसी भी जरूरी है कि स्पीड में तो लिखें और स्पीड में कुछ गलत ना लिखें बल्कि ठीक चीज़ें लिखें, और स्पीड पे लिखते हुए कोई गलती ना कर जाएं। ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर वॉच टू, अपनी घड़ी पर भी बार बार देखते रहें और आपको वक्त तक अंदाजा हो कितना वक्त आपके पास बचा है और कितना टाइम अब आपको किस क्वेश्चन को देना है। अवॉइड थिंकिंग टू मच अबाउट अ क्वेश्चन, बेटर मूव टू नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा ना सोचे एक सवाल के बारे में, एक न्यूमेरिकल नहीं आ रहा आपको या कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में आप ना सोचें बल्कि नेक्स्ट सवाल की तरफ आप मूव कर जाएं। एंड डोंट फॉरगेट रिवाइजिंग योर आंसर। जब भी आप आंसर लिख लें तो उसको एक बार रिवाइज करें, कि ऐसा तो नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल है जो रह गई है जो मुझे आंसर में आपको देनी है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात आती है कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो इजियर क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करें, टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल, डोंट स्पेंड एक्सेस टाइम ऑन अ क्वेश्चन। किसी भी सवाल पे ज़्यादा टाइम ना दें। अगर कोई सवाल आपको नहीं आता तो उस सवाल को छोड़ दें आप फिलहाल उस वक्त के लिए, सिर्फ वही सवाल करें जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, और कोशिश करें कि तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इतने टाइम मैनेजमेंट आपकी हो, और कोई क्वेश्चन लीविंग ना छोड़ें, कोई क्वेश्चन छोड़े ना, हर सवाल अटेम्प्ट करें। भले आप उसमें जो चीज़ आती है उस सवाल के बारे में आपको एट द पॉइंट नहीं पता और कोई सवाल टफ आ गया, आपको उसकी तैयारी नहीं है, तो उसको आप खाली जगह ना छोड़ें। मीन्स कि आपने जस्ट आंसर लिखने के बाद आपको इस तरह से खाली जगह नहीं छोड़नी है, बल्कि यू नीड टू राइट समथिंग हियर, वॉट एवर यू नो अबाउट दैट टॉपिक, जस्ट राइट इट डाउन। तो हो सकता है कि आपके यहाँ से चेकिंग हो जाए और आपके मार्क्स इसमें मिल जाए। एंड ट्राई टू डू क्वेश्चंस इन ऑर्डर, और कोशिश करें क्वेश्चंस को हमें ऑर्डर में, ऑर्डर से हमारा हमेशा उनको तरतीब में करें। मीन्स जैसे कि अगर आपने सेक्शन बी स्टार्ट किया है तो आप क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, उसके बाद 2 करें, फिर 3 करें, फिर 5 करें, फिर 7 करें, फिर 8, इस तरह से करें। ऐसा नहीं करें कि 9 करें, फिर 6 कर दें, फिर 1 कर दें, फिर 5 कर दें, फिर 10 कर दें, फिर 3 कर दें। ये वाला पैटर्न आप नहीं अपनाएं, ठीक है। एक फिक्स पैटर्न पर आप चले, एक ऑर्डर में करें, इससे चेकिंग करने में आसानी होती है और कोई सवाल भी चेक होने से रहता नहीं है। नेक्स्ट है पेपर प्रेजेंटेशन, भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आप किस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में।
पहले चीज़ तो ये कि आपकी पेपर बहुत नीट होनी चाहिए, बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा वो साफ़ सुथरा होगा, जितना ज़्यादा आपने उसमें गंद नहीं मचाई हुई होगी, उतने ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रेजेंटेशन के अपने मार्क्स होते हैं। और लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने के काबिल होना चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग, जिससे पेपर चेकर इसको चेक कर सके। देखें, एक होती है जॉइंट राइटिंग, आप उसको बिल्कुल यूज़ ना करें। मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री जैसे लिख सकते हैं, तो केमिस्ट्री मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बट ये दिस इज नॉट अलाउड इन जो है वो इंटर बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड। बेहतर है कि आप केमिस्ट्री को जो है ना वो ब्लॉक लेटर में लिखें, क्लियर वर्ड्स में लिखें, ताकि आपको केमिस्ट्री जो है ना वो किसी भी स्टूडेंट को समझ में आए कि हाँ ये केमिस्ट्री लिखी है, बजाय इसके कि आप जॉइंट राइटिंग के चक्कर में जो है वो अपने मार्क्स कटवा दें। तो आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, इजी टू रीड होनी चाहिए। हाईलाइट करिए, यू हैव टू अंडरलाइन योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद अ मार्कर, और यू कैन यूज नंबरिंग, ट्राई टू गिव योर आंसर्स इन पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे अपने के क्वेश्चन के अंदर, या फिर आंसर अगर आप इसे न्यूमेरिकल के लिख रहे हैं तो उसको आप हाईलाइट कर दें, जरूर उसको आप हाईलाइट कर दें हाईलाइटर की मदद से। और नंबरिंग भी आप दे सकते हैं जब पॉइंट्स में आप कोई भी चीज़ें लिखना चाहते हैं, लेकिन याद रखें नंबरिंग में कभी भी 1 2 3 4 ऐसे ना लिखें, जो अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहा होगा ना तो आप पकड़ा जाएंगे। आप उसके अंदर बुलेट्स बना दें, लाइक स्टार बनाते हुए 4 पॉइंट करना है तो 4 स्टार आप बना दें। इससे क्या होगा कि अगर कोई पॉइंट आप मिस कर दें, छोड़ दें, तो फिर ये चेकर की पकड़ में इतने आराम से नहीं आ सकता। ये प्रेजेंटेशन के 3 पॉइंट्स आप याद रखें। कॉपी साफ सुथरी रखें, उसमें कचरा ना बचाएं, उसमें गंदगी ना बचाएं। राइटिंग साफ सुथरी रखें कि आपको समझने में आसानी हो, और जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आप हाईलाइट कर दें, ठीक है। और ये चीज़ याद रखें, कंटेंट इज किंग। जो कुछ आप लिखेंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंटेंट क्या लिख रहे हैं, या आंसर शीट में आप आंसर्स क्या लिख रहे हैं, तो राइट प्रेसी इस आंसर, डोंट बीट अबाउट द बुश। जितना पॉइंट आपसे पूछा जाए उतना ही पॉइंट बताएं, एक्स्ट्रा बातें ना करें, एक्स्ट्रा डिटेल्स ना करें। अगरचे बहुत सारे नोट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल बहुत लिखी होती है। मिसाल के तौर पे आपसे क्वेश्चन किया गया कि हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो टेलीफोन किसने इजाद किया, तो इसका सिंपल आंसर आपका यही होगा कि भाई टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बट अगर आप ये लिख दें कि टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड ही इन्वेंटेड टेलीफोन इन दिस AD, एंड उसके बारे में और बाकी डिटेल्स आप बताना शुरू कर दें, तो फिर ये यूजलेस होगा। हमेशा आंसर प्रेसाइज दें, प्रेसाइजली आंसर दें। आंसर्स हमेशा प्रेसाइज होने चाहिए, इख्तिसार के साथ जवाब दें। एंड वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल गिव रेफरेंस टू द टेक्स्ट, और जहाँ पॉसिबल हो टेक्स्ट का रेफरेंस दें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, बेवर्ड लगा सीट का कोई सवाल आया हुआ है सेकेंड ईयर में जैसे, तो आपने आंसर लिखते हुए आप हेडिंग डाल सकते हैं कि द वर्ल्ड एज आई सी इट, और आगे आपने ब्रैकेट में उसके जो है वो ऑथर का नाम लिख लिया, लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद आप यहाँ से जो है वो आंसर्स को स्टार्ट कर दें। तो रेफरेंस देना बेहतर होता है, इससे मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। और कोटेशन भी दें एट द एंड ऑफ एवरी आंसर। जब भी कोई आंसर आप लिख दें, जैसे आंसर खत्म करें तो इन्वर्ट कॉमास के अंदर कोटेशन डाल दें। अगर कोटेशन आपके पास नहीं है नोट्स वगैरह में, तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक पर आपको डिफरेंट कोटेशंस आपको मिल सकते हैं। कोटेशंस डालने से क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ जाएंगे। एक है केमिस्ट्री, इंग्लिश के अंदर नॉर्मली 100 में से ज़्यादातर बच्चे 85 तक गेट कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं 90+ गेट करें, तो वो तमाम रूल्स को फॉलो करें जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कंटेंट इज किंग, याद रखिएगा। उसके बाद लेआउट पे बात करते हैं। तो लेट योर आंसर शीट भी डिफरेंट, आपके आंसर शीट दूसरों से अलग होनी चाहिए। अवॉइड स्क्रैबलिंग और ओवर राइटिंग। स्क्रैबलिंग ना करें, मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें कट ना करें, स्क्रैबलिंग नहीं करें, या कहीं पर इस तरह से कहीं कोने में इस तरह से गंदगी ना बचाएं। ओवर राइटिंग ना करें किसी चीज़ को। फाइनल आंसर्स को हाईलाइट करें। नेवर डू रफ वर्क ऑन क्वेश्चन पेपर इन मार्जिन ऑफ द आंसर शीट्स। कभी भी रफ वर्क आप आंसर शीट के मार्जिन पर ना करें। जैसे आपने मार्जिन डाल दी है और मार्जिन पर आप यहाँ पर इस तरह से जो है वो रफ वर्क आप करना शुरू कर दें, तो ये रफ वर्क आपको यहाँ पर नहीं करना है। रफ वर्क के लिए आप जो है वो या तो एक्स्ट्रा शीट आप लें, एक्स्ट्रा शीट पर आप जो है वो रफ वर्किंग करें, ठीक है। अवॉइड थिंकिंग टू मच अबाउट द क्वेश्चन। सवाल के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें अगर कोई सवाल आपको नहीं आता हो। इट इज़ एसेंशियल टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन बट नॉट टू मच एन एक्सटेंट दैट इट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, सवाल आया है तो थोड़ा सा तो सोचेंगे, लेकिन इतना ना सोचें आपके आप एक ही सवाल में सारा का सारा वक्त या आधा घंटा अपना ज़ाया कर दें। अवॉइड राइट टू लेंथी जस्ट बिकॉज यू नो इट वेल। अगर कोई आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उसको बहुत लेंथी ना लिखें, टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से लिखें। ये नहीं कि मुझे ये सवाल अच्छे से आता है तो मैं उसके बारे में 2 पेज एक्स्ट्रा लिख दूँ,
ऐसा नहीं करना है, जस्ट कीप आंसर टू द पॉइंट एज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बताया, डोंट बीट अबाउट द बुश, जो पूछा गया, जितना पूछा गया टू द पॉइंट उतना ही बताएं, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ना बताएं चूंकि इससे आपके टाइम में मसला आएगा। एंड डोंट टेक टेंशन अबाउट हार्ड क्वेश्चंस, मुश्किल सवालात के बारे में कोई टेंशन ना लें, क्योंकि जब आप टेंशन लेंगे तो फिर क्या होगा, जो आपको सवालात आते भी होंगे वो आप भूल जाएंगे, वो आपके माइंड से निकल जाएंगे। इफ यू स्टार्टेड विथ इजी क्वेश्चन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, यू विल नॉट थिंक अबाउट हार्ड क्वेश्चन, फिर आप मुश्किल सवाल के बारे में सोचेंगे ही नहीं। थिंक पॉजिटिव एट द टाइम ऑफ राइटिंग क्वेश्चन, जब आप आंसर लिख रहे हो तो पॉजिटिव अप्रोच रखें, पॉजिटिव सोचें, और जब आप क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करें तो सिर्फ इजी सवाल के बारे में सोचें, मुश्किल सवाल के बारे में सोचें ही ना। एंड बी काम एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, पैनिक क्रिएट ना करें, जब भी पेपर अटेम्प्ट करें तो खामोशी के साथ काम लिए आप उसको जो है वो करें, जैसे कि आपको चीज़ें आती हैं और पेपर आपका आराम से हो सकता है। एंड बेनिफिट्स ऑफ अटेम्प्टिंग इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बेनिफिट क्या है कि अगर आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इससे आपको सोच आपकी जनरेट होगी कि आप सारे सवाल कर सकते हैं, और आपको मुश्किल सवाल करने का कॉन्फिडेंस भी इसकी वजह से आ जाएगा, वो भी आप करने की एबिलिटी रखेंगे। ठीक है, तो बेटा तो ये चीज़ें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। शॉर्ट से लेक्चर के अंदर मैंने बताया कि जो पेपर्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जून से, और ये मंथ अब चल रहा है, 15 डेज हमारे पास हैं, उसके बाद 20 डेज लगभग हैं, और फिर आपके एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, ये बड़ा एक मशहूर किसी शख्स ने कहा है कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप मनसूबाबंदी करने में नाकाम रह रहे हैं तो उसका मतलब आप नाकाम होने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो गुड लक और वेरी बिग गुड लक टू ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ऑन माय चैनल एंड हु आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। आई होप कि अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर से कामयाब करे और इम्तहान के अंदर आपको कसर ना छोड़ें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और जो आपका ख्वाब है वो ड्रीम आप अचीव करें। ठीक है, थैंक यू सो मच तमाम स्टूडेंट्स को कि आप मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट अपने और दोस्तों के साथ, तो बहुत शुक्रिया। तो 80 के सब्सक्राइबर जो है वो आपने मेरे पहुंचाए हैं और इंशाल्लाह जैसे सिल्वर बटन आता है तो मैं उसकी जब अनबॉक्सिंग करूँगा तो उसका सारा क्रेडिट जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।